नमस्कार। आयुर्वेद की इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने कोई 1-2 पेज की नहीं, ये इतनी बड़ी आयुर्वेद पर बुक लिखी है, यानी कि हमारा आयुर्वेद। और इसको लिखने वाले कोई लेखक ही नहीं, स्वयं आयुर्वेद के महान वेद हैं। और उनके नाम से शायद आप जैसे ही मैंने बुक ली है, आप बहुत से दर्शक समझ ही गए होंगे। मैं वैद्य त्रिलोक चंद्र जी की बात कर रहा हूँ। तो मैं समय न गवाते हुए सीधे हम वैद्य जी का स्वागत करते हैं। और हमारी जो बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे वर्षों की मिर्गी की बीमारी है, आँखों और कानों से खून आने की समस्या है, कई बार अक्सर आवाज़ चली जाती है, उनका बड़ी सरलता से क्या आयुर्वेद में समाधान है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना नहीं भूलेंगे। वैद्य जी, आप आए और अपना बहुत समय दिया, इसके लिए आपको मैं स्वागत, आभार और वंदन करता हूँ। हम आपसे आयुर्वेद की बहुत सी बातें जानेंगे जो गुप्त हैं, जो हम नहीं जान पाए हैं या नहीं हमें बताई गई हैं। और उससे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये जो आयुर्वेद पर बुक लिखी है हमारा आयुर्वेद, कि इसके पढ़ के मैंने बहुत से लोगों से बात की कि क्या है जो बिल्कुल आयुर्वेद का, वो कहते हैं ना, एक जीरा भी नहीं जानता, एक राई के बराबर भी नहीं जानता, वो भी वैद्य बन जाएगा और अच्छा मतलब अपने, और कम से कम अपने घर को तो पूरा हेल्दी रख ही लेगा। तो इस बुक के बारे में मैं आपसे जानूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक होते हैं ऐसी, मतलब जैसे समस्या मैंने बताई कि कुछ लोगों को वर्षों से एक मिर्गी आने की समस्या होती है, बहुत इलाज करा चुके होते हैं, क्योंकि ये मिर्गी की जो समस्या कहने में जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं, क्योंकि व्यक्ति कहीं पे भी किसी को भी ये समस्या, और उस समय बड़ी वेदना होती है। और खासकर उसके परिवारजनों के लिए बड़ी समस्या होती है कि जिसको ये समस्या होती है वो कहीं पे भी गया है, वो पूरे परिवार को एक चिंता होती है कि उसको पता नहीं कब मिर्गी का दौरा हो जाए और क्या घटना घट सकती है। और आप इसका बड़ी सरलता से इलाज कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेता हूं। क्योंकि मैं और भी बहुत सी बीमारियां जिनका वर्णन किया उनके बारे में जानूंगा। तो ये क्या संभव है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज ना किया जा सके, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करते हैं। किसी को मिर्गी आ रही है तो हमने केवल मिर्गी की दवाई दी और कुछ नहीं हुई। किसी के आँखों में कुछ रोग है तो सिर्फ आँखों की दवाई दी। किसी को भूख नहीं लगती या ताकत की वो है तो हमने ताकत की दवाई दे दी। हम उसकी जड़ में नहीं गए। आयुर्वेद में वैसे कई, उसमें एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में 1 या 2 तरह की पहचान होती है रोग पहचानने के लिए। आयुर्वेद में 8 प्रकार से रोगों को पहचाना जाता है। उसमें एक होता है प्रश्न परीक्षा। प्रश्न परीक्षा से क्या होता है, पुरानी हिस्ट्री रोगी की जानी जाती है। और जब पुरानी आप रोगी की हिस्ट्री जान लोगे उसके बाद आपको चिकित्सा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लोग बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, वो कारण क्या है वो नहीं पूछेंगे। किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, पेन किलर दे देंगे। तो ये कोई इलाज नहीं है। रोग के कारण को जब तक आप नहीं जानोगे आप इलाज पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। मेरा कहना का ये है। मतलब मैं एक एक विषय में जानूंगा। जैसे कि आपसे पहले भी चर्चा चली थी, आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे विस्तार से मुझे मिर्गी के होने के कारण कुछ बताए थे। क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं वो यही नहीं समझ पाते मिर्गी है क्यों और इसके समस्या क्या है। आपसे इसका इलाज तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसके मूल कारणों पर आपसे जानना चाहेंगे। मूल कारण तो वैसे तो कई होते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी को बार बार टोका जाएगा, बार बार वो किया जाएगा, बार बार ये कहा जाएगा तू बेकार है और तू काम नहीं करती, ये नहीं करती, मतलब किसी तरह उसको हतोत्साहित करना। अच्छा। तो उससे उस टेंशन रहती है दिमाग में, उस कारण भी आ जाती है। कई बार हमारा खान पान ऐसा होता है, उस खान पान से, और ख़ासकर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप लीवर चेक करो। मेरा कहना ये है कि कोई लीवर में अगर कमी होगी तो आप सारे रोग आपको होते रहेंगे। और मैं आपको ये मिर्गी की तो बता ही रहा हूँ, अगर कहो तो मैं विस्तार से बता देता हूँ। नहीं, थोड़ा विस्तार से, क्योंकि आपने एक बड़ी अचंभा करने वाली बात बताई कि हम किसी बच्चे को या किसी को बार बार टोकते रहते हैं। ये आज घरों में अक्सर होता है कि बच्चा थोड़ा पढ़ नहीं रहा है या कोई काम ठीक से नहीं किया, कि हर बार ये कहते तेरे से काम ठीक नहीं हो रहा, तुमसे ये भी नहीं होता, तुम वो भी नहीं करते, तो मिर्गी का लक्षण बन जाता है। हाँ, दिमाग में टेंशन आ जाती है, एक तरह की टेंशन आ जाती है और सोचते मैं तो बेकार हूँ। तो वो जैसे हम कहते हैं कि हम बिल्कुल उसमें चले गए, भाई मैं तो बेकार हूँ, हर एक कोई मुझे टोकता रहता है, तो वो हतोत्साहित हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो खान पान आजकल के बच्चों का है, बाज़ार की चीज़ें खाना, ये खाना, ये सीधा लीवर पर असर करती हैं, पेट पर असर करती हैं। और खाने के ऊपर से खाना, हम क्या करते हैं, अभी खाना खाया है,
आधे घंटे बाद हमें कुछ और मिल जाएगा, पकौड़े मिल जाएंगे वो खा लेंगे, 1 घंटे बाद कुछ और मिलेगा वो खा लेंगे। जबकि हम एक बार जो खाना खाते हैं वो 1 घंटा 40 मिनट में जाकर पचता है। उससे पहले हम अगर खा लेंगे तो वो पूरी तरह से पचा नहीं होगा, तो अपच होगी। और वही जो हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल बन जाता है ना, वो इसलिए बनता है कि हम खाने के ऊपर से खाते हैं। वो अधपचा भोजन विष होता है, और जब विष होगा तो शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। वैद्य जी, आपसे मिर्गी के दौरे की जैसी बात चली है, हाँ। तो इसकी मूल जो समस्या दवाई तो मैं थोड़ा बाद में पूछूंगा। अभी जैसे हमारे दर्शक को सुन रहे हो, कोई सामान्य कोई इलाज जो घर में मतलब कर सकते हो? देखो, सामान्य इलाज तो एक मुझे नया इलाज अभी मिला है जी, और बहुत ही चमत्कारिक है वो जी, और वो भी 10-15 दिन हुए हैं। आपकी हींग होती है ना जी, हींग, आप अशुद्ध हींग और अच्छी वाली हींग कम से कम 220 रुपये की 10 ग्राम मिलती है आजकल। वो आप ले आइए, उसको 1 ग्राम लेके तावेज में डाल दो और उसको आप गले में पहनो, तो पहले दिन से फ़र्क शुरू हो जाएगा आपको। वो तो घरेलू उपाय है। और दूसरा मैंने आपको बताया, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा जी, आप उसका पेट भी चेक करना पड़ेगा, उसको कब्ज़ रहती है वो भी चेक करना पड़ेगा, उसको टाइफाइड तो नहीं है, वो पेशेंट परीक्षा में आएगा। मैंने जैसे पहले बताया। मतलब ये जानकारी हमारे जो आयुर्वेद के वैद्य हैं उनके लिए, मतलब ये जानकारी है कि आपके पास कोई आया, खाली उसको दवाई ना दे, उससे पहले ये रोग की जड़ को पहचानो, और जड़ तब पहचानोगे जब प्रश्न करोगे आप उससे। क्योंकि इसलिए आपको शायद वैद्यों का वैद्य कहा जाता है कि आपके पास संपूर्ण जानकारी है। हमने एक चीज़ और घटना सुनी थी कि किसी बच्चे की आवाज़ चली गई थी और वो काफ़ी समय से परेशान था। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आवाज़ नहीं आ सकती, और आपने उसका इलाज कर दिया बड़ी सरलता से। वो बच्चा नहीं था, वो 50 साल का उम्र थी उसकी। अच्छा। और 2001 में जब मैं हरिद्वार में रामदेव जी के यहाँ गया था योग शिक्षा के लिए 11 दिन के लिए, तो वहाँ वो मेरे साथी था व्यक्ति। तो उसने मुझे बतलाया कि मेरी तो आवाज़ चली गई है और मैं PIG ये जो भी होते हैं कानपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखलाया, कहीं से भी कुछ वो नहीं हुआ मुझे। तो डॉक्टरों का ये कहना था कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी आवाज़ वापस आ जाए। तो मैंने उसे कहा कि आप ऐसा करो, षडबिंदु तेल होता है आयुर्वेद में जी, वो आप नाक में 2-2 बूंद सुबह और शाम को डालो। उससे क्या होगा कि हमारे ये दिमाग जो है, हमारा जो ये है, इसमें से नसें हैं, बारीक बारीक नसें, वो हमें आदेश मिलता है हर एक चीज़ के लिए। हमारी आंखें झपक रही हैं ना, तो यहाँ से आदेश मिल रहा है तभी आंखें झपक रही हैं हमारी। अगर यहाँ से आदेश आना बंद हो जाए तो हमारी आंखें नहीं झपकेंगी। आपने कई बार देखा भी होगा। जी जी। इसी बार कईयों को हाथ कांपते हैं। मतलब ये वैजी मैं इसलिए कर रहा हूँ, ज्योतिष वाले भी इसी विषय को लेते हैं कि आदेश मिलता हमारी नसों को। मतलब ज्योतिष में भी ये आता है विषय निकल के, और आप आयुर्वेद में भी इसको कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे आजकल डॉक्टर हैं इसी विषय पे बोलते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि होता क्या है, इतनी बारीक नसें होती हैं, वो जब ब्लॉकेज आ जाती है ना, तो डॉक्टर तो ऑपरेशन बतलाएंगे, लेकिन ऑपरेशन से भी वो ठीक नहीं होता, फिर दोबारा हो जाएगा। लेकिन उस तेल से क्या होता है कि वो रुकावट को ख़त्म कर देता है। जब रुकावट ख़त्म हो गई तो अपने आप आदेश मिलने शुरू हो गए। तो इसी तरह किसी के हाथ पैर कांपते हैं, उससे जुड़ा ऑपरेशन है, जी जी, तो आदेश वहाँ से नहीं आ रहा, तो हमने वो दवाई दी। देखो, सिर्फ ये नहीं कि हमने नाक में तेल डालना है, हमने खाने की दवाई देनी है, पीने की दवाई भी देनी है, वो अलग अलग चीज़ है। पूरी चिकित्सा होती है, नहीं कि एक काम से एक उससे काम चल जाएगा। ये तो लाक्षणिक चिकित्सा हो गई। लेकिन जब तक हम शरीर की पूर्ण चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक रोगी ठीक नहीं होगा। पहली तो बात ये है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आपने वो दिया, षडबिंदु तेल दिया, षडबिंदु तेल की जो खासियत है, हालांकि पहले जो आता था ना, मेरे ख्याल में वो नहीं आ रहा, वो लगता था बहुत ज़्यादा। अब जो है वैसा नहीं आ रहा, या तो इन्होंने वो उसमें लगने वाली जो भी अपना मॉडिफाई किया, हाँ, लगने वाली चीज़ बंद कर दी, इसलिए उतना काम नहीं करेगा। अणु तेल आता है एक, अणु तेल भी वही काम करता है। और रामदेव का व्यास कंपनी का होगा, ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो किसी के सिर में दर्द रहता हो, किसी को आवाज़ चली गई हो, हाथ पैर कांपते हो, बाकी दवाइयों के साथ ये ज़रूर करो, नाक में ये तेल ज़रूर डलवाओ। मतलब मैं दर्शकों को एक बात कह दूं, जैसे कि वैद्य जी कोई चीज़ बता रहे हैं, आपको उसको लेने से पहले और वैद्य जी से ज़रूर संपर्क करना, कहीं पता लगे आप गलत दवाई ना लें। क्योंकि लोग उसी के नाम से कोई दूसरी दवाई बेचने वाले भी कहते हैं ना, जहाँ असली होता है वही नकल आती है। तो इसलिए मतलब दर्शकों के लिए भी बताना जरूरी है। अच्छा वैद्य जी, मतलब जैसे कि आवाज़ न जाने की समस्या, क्योंकि चले हमारे दर्शकों को जिज्ञासा बढ़ गई होगी, और जो वैद्य आयुर्वेद से जुड़े उनके, तो ये कहाँ तक की समस्या मतलब इलाज हो सकता है, मतलब कितनी गंभीर समस्या का? देखो, ऐसा है कि समस्या कई कारणों से आती है, एक कारण से नहीं आती है। कोई आपने दवाई ली, उसका रिएक्शन हो गया, तो हम रिएक्शन की दवाई भी साथ देंगे।
ये नहीं कि हमने वो छटनी में तेल डाल दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आयुर्वेद में रिएक्शन को ख़त्म करने वाली भी दवाइयाँ होती हैं, तो वो भी ठीक हुए। तो ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज़ पर ध्यान देंगे। वैद्य जी, मैं आपसे जैसे कि बात की थी कि आँखों और कानों से खून आने की समस्या है, कईयों को उल्टी आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई सफ़र शुरू करते हैं या घर में छोटी सी बात शुरू होती है बेचैनी की, मतलब उसी टाइम मतलब उनको उल्टी आ जाती है, सिर दर्द रहता है, इन सब का भी जानेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जैसे कि हमने सुना आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया आयुर्वेदिक की खोज में, और ये मतलब ग्रंथ ही कहूँगा, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, और जैसे कि आपने कहा कि घर घर के हर व्यक्ति को एक वैद्य बनाने का अपना लक्ष्य ठाना, तो आपके मन में मतलब ये कैसे मतलब विचार आया है इस हमारे ये आयुर्वेदिक बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाता था, 8 घंटे मैं वहाँ बैठकर ग्रंथों की अध्ययन करता था, उसके बाद नोट तैयार करता था, रोगों का परिचय वगैरह जो भी, वो सारे मैंने इसमें दिए हैं। जी। इसके साथ क्या हुआ कि मुझे ये था कि लाखों लोग चले गए, अपने साथ लेकर चले गए, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, और भी जाना है, तो वो विद्या उनके साथ चली गई। तो मेरी ये सोच थी कि अगर ये किताब में आ जाए तो कम से कम जो किताब में रहेगी वो तो समाज के काम आती रहेगी। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान में जगह जगह घूमता रहा, और जहाँ से जो मुझे मिला वो मैंने वो किया। उसके बाद मैंने परीक्षण किया, आपको दिया, किसी और को दिया, उसने मुझे रिपोर्ट कराई, और उसके बाद मैंने इतना ही, ये किताब तो कई होंगी, हज़ारों किताबें होंगी आयुर्वेद पर, लेकिन मेरी क्यों चल रही है? मेरी चल रही है सिर्फ वो कारण है कि मैंने जिससे नुस्खा लिया उसका नंबर दिया, उसका एड्रेस दिया, जो रोगी था जिसको दवा दी गई उसका नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, और जिसने उस चिकित्सा की है, जिस डॉक्टर ने, वैद्य ने चिकित्सा की है, उसका नंबर और उसका एड्रेस दिया है। उससे क्या होता है कि आपको कहीं गलतफहमी है तो आप उनसे फ़ोन करके पता कर सकते हो। मतलब नहीं वैद्य जी, इसकी प्रामाणिकता तो यहीं से हो जाती है कि आपने ना तो कोई इसके लिए प्रचार किया ना प्रसार किया। ये तो आज विशेष आग्रह पाए कि अपने इतना अनमोल मतलब इसमें विचार रखे और हमारे बीमारी को, और फिर भी मतलब इसको आम जनमानस से ज़्यादा जितने हमारे आयुर्वेद से जुड़े हुए वैद्य हैं वो इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यही से एक पता लग जाता है कि आपने कितनी अच्छी मतलब ये किताब लिखी है। मतलब मैं फिर दर्शकों को दिखाना चाहूँ, आप इससे है अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसका जैसे नाम है हमारा आयुर्वेदिक के नाम से, इसके कवर पेज को एक बार देख लीजिए, और इसके लिए आपको जो भी कोई क्वेश्चन पर्सन करना हो, आप जो हमारे नीचे नंबर चल रहे हैं आप संपर्क करें वैद्य जी से। अब वैद्य जी, जैसे कि हमारी आगे की यात्रा हम बढ़ाते हैं कि आयुर्वेद को लेके एक आम जनमानस में धारणा बन जाती है कि ये बहुत धीमा कार्य करती है, हालांकि अब पुनः वापस लौटने लगा आयुर्वेद, बीच में थोड़ा लुप्त सा हो गया था, अब फिर से लौटने गए, तो ये कितना सत्य है कि? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे चमत्कारिक चीज़ें हैं कि इंजेक्शन भी उसके सामने फेल हो जाता है। अच्छा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सिर दर्द है, किसी को बहुत भयानक सिर दर्द है, वो ठीक नहीं। अब सिर दर्द भी कई किस्म के 11 प्रकार के सिर दर्द होते हैं। अब सबका विवरण तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि जिनको जुकाम लगा रहता है, गोली खाई ठीक हो गए, और खांसी आती है, गोली खाई ठीक हो गए, तो क्या होता है, कफ जो है ना, कफ दिमाग में जम जाता है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका सिर भारी होगा बंदे का, उसको लगे जैसे बोझ रखा हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लघु सूत शेखर रस देते हैं दूध के साथ सुबह शाम, और कुछ और दवाएं देते हैं। उससे क्या होता है कि सारी जो कफ यहाँ जमा होते हैं नसों में, वो पिघल जाता है, वो फिर जुकाम के रास्ते और कफ के रास्ते निकलता है। और मैं उनको कहता हूँ आप इसको बंद करने की दवाई मत लेना, जब यहाँ से जमा हुआ कफ सारा निकल जाएगा उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, पित्त के कारण होता है, एक सिर दर्द होता है पित्त, गर्मी के कारण। तो अभी हरियाणा के एक वैद्य हैं, एक लेडीज़ है, वो इतनी उसका सिर फटता था कि वो चाहती थी मेरी मौत हो जाए तो अच्छा है। उसको 2 गोली दी और एक पीने वाली दवाई दी, पहले दिन ही असर हुआ और महीने में बिल्कुल ठीक हो गई, ओके हो गई। यानी कि आपने जो इस किताब में नुस्खे लिए हैं, अलग अलग वैद्यों ने उनको प्रामाणिक तौर पर देखा है, परखा है, फिर आपने इसमें लिखा है। हाँ, मैंने लिखा। अब वैद्य जी, जैसे उसी में एक और समस्या थी, जैसे बताया कि अक्सर कुछ लोगों की समस्या आती है, और ये बच्चों को ज़्यादा देखने को मिल जाती है, और ख़ासकर युवा अवस्था में आँखों से कानों से खून आने की समस्या। इसके तो मतलब कारण भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, और इसका उपाय भी आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, ये हमारे क्या होता है कि हमारे खून में जब पित्त बढ़ जाता है, पित्त का मतलब गर्मी, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पूरे शरीर में जो खून चल रहा होता है ना, तो कहीं कहीं हमारी जो त्वचा बहुत कमज़ोर हो जाती है। जब त्वचा कमज़ोर हो जाती है वहाँ से खून निकलने लगता है।
आपने एक रुग्ण आई थी मेरे पास, बहुत पहले की बात है, तो वो उसकी यहाँ जो है ना, यहाँ से खून निकलता था जी जी। और उसकी साड़ी में खून लगता, उसको पता नहीं चलता ये खून कहाँ से आ रहा है जी। तो बड़ी परेशान हुई। तो मैंने उसको क्या कहा, अपना फिटकरी स्फटिका बस उसको दे दी और 3-4 दिन में वो ठीक हो गई। मतलब छोटी सी चीज़ है। मतलब इसका थोड़ा जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं तो इसकी विधि क्या कुछ रहेगी, इसका जानना चाहेंगे? नहीं, वो बताता हूँ मैं। हाँ। तो एक रुग्णा मेरे पास आई थी 9.5 साल की, उसके जो फादर हैं वो दिल्ली में नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सर्विस से। तो उन्होंने अपनी बच्ची को 5 हॉस्पिटलों में दाखिल करवाया, दिखलाया और एम्स में दिखलाया, वहाँ भी इलाज किया, सब कुछ जितने टेस्ट थे टेस्ट करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अंत में उसने मेरा नाम सुना तो मेरे पास आया वो व्यक्ति और मैंने उसको सबसे पहले तो स्फटिका भस्म फ़ोन पर बता दी। मैंने कहा ये दो आप, आधी चुटकी सुबह शाम 2 बार दो, उसको फ़र्क पड़ गया। क्योंकि फिटकरी क्या है कि बहते हुए खून को रोक देती है। आपने देखा होगा कि किसी का कट लग गया, फिटकरी लगा दो फ़ौरन खून रुक जाता है। तो वो क्या होता है, थोड़ा खून गाढ़ा हो जाता है, फिर बहना बंद हो जाता है। मतलब मूल कारण क्या, खून को गाढ़ा कर देती है? हाँ, गाढ़ा कर देती है, पतले खून को जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैंने जब वो मेरे पास आए तो सबसे पहले मैंने लीवर चेक किया जी। उसकी नाड़ी चेक की और उसके बाद खान पान के बारे में पूछा तो उसकी लीवर भी बढ़ा हुआ था और उसको टाइफाइड भी था। मैंने टाइफाइड पहले चेक करवाया तो मैंने टाइफाइड का भी इलाज किया, लीवर का भी इलाज किया और जो उसको कब्ज़ की शिकायत थी वो किया और 5 महीने में बिल्कुल ओके हो गई। उसका वीडियो भी है जी। मेरा यूट्यूब है आयुर्वेद साइंस वैद्य त्रिलोकचंद के नाम से, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने क्या क्या दिया दवाई, ये जो छोटी किताब है मेरी जी। इसमें मैंने पूरा विवरण दिया उस लड़की। मतलब ये आपकी 2 किताबें, ये बड़ी है हाँ, और एक ये छोटी है। हाँ, इसमें पूरा विवरण दिया उस बच्चे का मैंने, मृगी वाले का भी पूरा विवरण दिया, क्या क्या दवाई मैंने दी है, कैसे कैसे दिया, पूरा विवरण दिया है। जो भी देखना चाहे इसमें देख सकते हैं। मतलब जी मैं इसी बुक से संबंधित आपसे भी जान लेता हूँ कुछ, क्योंकि आगे भी बढ़ेंगे। अगर मैं इस बुक की बात करूँ हमारे दर्शकों के हिसाब से जो हमारे वैद्य देख रहे हैं, इस बुक में क्या क्या आपने दिया है एक बार फिर से मतलब जानना चाहूँगा। ऐसा है कि इस बुक के विषय में ही एक बार थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा। 100 से ऊपर रोग हैं इसमें जी, और उन पर दिया हुआ है। हर एक चैप्टर का अलग अलग चैप्टर है और उसमें एक ही रोग पर 10 दवाएँ, 15 दवाएँ, 20-20 दवाएँ दी गई हैं जो आपको अवेलेबल हो। आप अगर जंगल में बैठे हो तो बूटी है तो बूटी आपको मिल गई तो उससे आप इलाज कर लोगे। आप घर के मसाले हैं, घर के मसालों से इलाज कर लिया, बनी बनाई शास्त्रोक्त दवाइयाँ उससे इलाज कर लिया। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार किया। यानी कि एक बीमारी के 10-10 उपाय लिखे हैं, यानी कि हमें वो दवाई अगर कहीं चाहिए आसानी से हमें मिल सके, ये नहीं है कि मिलेगी नहीं मिल जाती है। कई चीज़ें ऐसा होता है कि बूटी का नाम है, आप उसको कुछ नाम कहते हो, किसी और प्रांत उसको कोई दूसरा नाम कहेंगे, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वहाँ मेरे से फ़ोन पर पूछते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि आयुर्वेद में निघंटू है, निघंटू में हर चीज़ का एक पूरा विवरण दिया गया है। उसमें हमारा सोना चांदी है उसका विवरण दिया है, बूटियों का विवरण दिया है, दवाइयों का विवरण दिया, हर चीज़ का विवरण दिया हुआ है। तो जो वैद्य हैं वो तो जानते हैं, जो वैद्य नहीं है वो तो नहीं जानेंगे जी। तो वो वहाँ देख लें वैद्य जी। वैद्य जी, जिससे पहले भी एक बात चल रही थी हमारी, जैसे आँख और कानों से खून आने की समस्या, आपने उसका बताया। उसी से त्वचा पाप आए थे, उसी से जुड़ी, जैसे गर्मी भी मौसम आ जाती है, कईयों को सर्दी में बताए पित्त होने लग जाती है, एलर्जी जिसको बोल देते हैं। तो उसका कोई इलाज है? मतलब क्योंकि लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसका क्या है, हमारे खून में गर्मी आ जाती है, खून में पित्त, मतलब खून खराब हो जाता है। 2 चीज़ें साथ चलती हैं, गर्मी और खून खराबी। तो खून खराबी के लिए मैं देता हूँ रक्त शोधक वटी, आरोग्यवर्धनी और गिलो घनवटी, ये देता हूँ। और मजिष्टादि अर्क या मजिष्टादि काढ़ा या सारी बात जैसा उसके साथ देता हूँ, तो वो पित्त भी शांत हो जाता है और गर्मी जो खून खराब है वो भी शुद्ध हो जाता है। वह जी, अभी इन्हीं के साथ एक अहम समस्या जो आज का जो हमारा समय चल रहा है ना, खासकर महिलाओं को, यानी कि गर्भ नहीं ठहरना, मिसकैरेज हो जाना, तो उसके मैं आपसे एक मूल कारण भी जानना चाहूँगा और उसका आपके अनुसार निदान भी, मतलब क्या समय, क्योंकि एक भयंकर समस्या हो गई आज के समय पे। आप जितने भी हॉस्पिटल में जाए सबसे ज़्यादा ये समस्या भी एक आने लगी है ज़्यादा आज के दौर में। वो कारण क्या होता है कि पहली बात तो हम लोग बदपरहेजी करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। और हमारे उसमें 9 महीने की गर्भ चिकित्सा भी बतलाई गई है कि गर्भ जब ठहर जाए तो हमने क्या क्या लेना है, किस किस महीने लेना है। मैंने इस किताब में भी दिया है और हमारे ग्रंथों में भी दिया हुआ है। यदि उस हिसाब से स्त्री चलेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम उस हिसाब से चलते नहीं हैं। पहली तो बात ये है, जो 70 साल के थे औरतें, वो आप देखते हो तंदुरुस्त रहती थी,
जी। क्योंकि वो काढ़े वाड़े पीती थी इसलिए तंदुरुस्त रहती थी। वो हमने ख़त्म कर दिया, हमारे ये हाल हो गया। लेकिन वैद्य जी मतलब एक वो समय था, एक दूसरे हिसाब का था, काम काज का। हाँ। आज का एक क्योंकि कमर्शियल हो गया, क्योंकि तो इस माहौल में हम कैसे उसको एडजस्ट कर पाएंगे, मतलब इसके लिए आप क्या रास्ता निकाला है? कैसे? जो आजकल का कामकाजी महिला हो गई, ऑफिसों में काम करती हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो उनके लिए पुरानी तुलना तो नहीं कर सकते आज के समय पे, तो वो कैसे मतलब अपने आप को संभालें? ऐसा है कि तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जो आयुर्वेद के काढ़े हैं उसको तो हम ले सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि नहीं ले सकते, क्योंकि वो है तो दवाई ना। जी जी। अगर वो नुकसान नहीं करेगी, सबसे बड़ी बात ये है, आपको फ़ायदा ही करेगी, और वो आप करोगे तो आपको लाभ होगा। एक मैं एग्जांपल दूंगा। एक औरत थी रुद्रपुर से, पहले मैं रुद्रपुर 1.5 साल जाता रहता था, हर महीने जाता था एक आश्रम में सेवा करने के लिए। तो वहाँ वो स्त्री आई, उसको क्या था कि 5 बार गर्भपात हो चुका था। एलोपैथिक वालों ने उनको दवाई भी दी और उनको कहा कि आपने 5-6 महीने नहीं हिलना डुलना, बिस्तर पर पड़े रहो, वहीं आपको खाना पीना सब। उसके बाद भी उसका 2 महीने 1.5 महीने बाद हो जाता था। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने उसको आयुर्वेदिक दवाई दी, उसका विवरण इस किताब में मैंने दिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, उसको दोबारा वो नहीं हुआ, गर्भपात नहीं हुआ। अब इसी से संबंधित एक और मतलब क्वेश्चन आ जाता कई बार, कुछ महिला को प्रसव के बाद कुछ रोग शुरू होने जाते हैं। हाँ, तो वो भी मतलब आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, उसमें ऐसा है कि उसको हम प्रसूत रोग में लेते हैं जी। उसके साथ दशमूल काढ़ा और एक और गोली है, तो उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, प्रताप लंकेश्वर रस, ये दोनों देते हैं हम। और काढ़ा अगर आप ताज़ा बनाओगे और उसमें घी डालोगे तो वो और ज़्यादा असर करेगा और जो गंदगी हमारी निकल जाएगी। एक लेडीज़ थी, उसको ऑपरेशन के बाद पेशाब में पस के गुच्छे आने लगे। एक तो पस होता है ना, गुच्छे आने लगे, और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी इसकी, ठीक है इंजेक्शन लगाते रहा, लेकिन ठीक नहीं हुई। उसके बाद ये प्रताप लंकेश्वर रस और दशमूल काढ़ा ये दिया, 1.5-2 महीने को ठीक हो गई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। रोग की जड़ प्रसूत था वो जी, कारण, यानी कि आपका मतलब कहना है कि उसकी मूल जड़ को जानना जरूर, दवाई से भी पहले, लक्षणों से पहले मूल जड़ को, और वो आप जैसे अनुभवी वैद्य ही जान सकते हैं। और आरंभिक लक्षण जानने हैं तो उसके लिए ये आपकी किताब है कि इससे मतलब पता लग सकता है कि हमारी कोई समस्या क्या है। ऐसा मैंने इसे विस्तार रूप में दे दिया है जी। और जो भी इसको पढ़ेगा ना, मेरा तो ये कहना है कि जो वैद्य नहीं है वो कम से कम अपने घर के लोगों का इलाज कर लेगा, उससे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मानना है। तो ये तो इस ढंग से लिखा है इस किताब को। अब वैसे जी एक चीज़ और आ जाती है, जैसे आपसे क्योंकि हमारा एक मकसद है, जब आप यहाँ आए हैं तो आपसे हम कहते हैं कि इलाज के रूप में एक धन जितना बटोर सके अपने पास बटोर ले, क्योंकि वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन एक समय का अपनी मर्यादा होती है, तो इसलिए कुछ मुख्य चीज़ों को ही ले रहे हैं समस्याओं को। एक होती है आजकल पथरी का, स्टोन का बड़ा चल पड़ा है, और उसमें भी जो सबसे किडनी का तो आम समाधान बहुत सा मिल जाता है, लेकिन पित्त की थैली का जो होता है ना, उसके लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं उस विषय में। और आप अक्सर एक हमारे दिल्ली में वैद्य आलोक अग्रवाल जी, वो भी आएंगे, उनसे भी आपके विषय में विचार जानेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो बड़ा काम कर रहे हैं पित्त की थैली के ऊपर और उसके इलाज को लेके, आपका मतलब क्या मत है उस विषय में? आपका बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पित्त की थैली की पथरी का क्या होता है कि हमारा लीवर है, वहाँ ये बनता है, पित्त बनता है, और हमारे उस पित्त की थैली में इकट्ठा होता है वो, और वहाँ से आजकल के डॉक्टरों का कहना है कि वहाँ जाने का रास्ता तो है, निकलने का रास्ता नहीं है। तो जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं, जो आयुर्वेद को जानते नहीं है, वो कैसे जानेंगे कि रास्ता है नहीं है। उसमें 5 प्रकार का पित्त बनता है। एक आलोकचक पित्त होता है जो आंखों के लिए काम आता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। जब उसमें कमी हो जाती है तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उसको बढ़ाने की दवाएं देंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी हमारी। इसी तरह पाचक पित्त होता है जो हमारे खाने को पचाता है, वहाँ से निकल कर वो तो आँखों में जाता है ना, एक आलोचक पित्त। एक पाचक पित्त जो होता है वो हमारे यहाँ जाता है और उस खाने को पचाता है। तो वो आखिर द्रव्य तभी तो जाता है ना, निकलता है तभी तो जाता है। वो एलोपैथी वाले जानते नहीं, उसको बकवास बताते हैं कि नहीं कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब ये कहा जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, मतलब मूल कारण ये कह दिया जाता रास्ता है ना कि अगर आप कोई दवाई भी देते हैं, मैं मतलब स्पष्ट कर देता हूँ, जो अक्सर हमारे पास भी आते हैं सवाल है, उनका ये कह दिया जाता है कि वो पिघल तो सकती है किसी तरह,
लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो पित्त 5 प्रकार का होता है वहाँ इकट्ठा रहता है पित्त की थैली में जी। वहाँ से जाकर हमारे पूरे शरीर में जाता है। आलोचक पित्त का मैंने आपको बताया आँखों में जाता है, वहाँ से निकलता है तब जाता है। इसी तरह पाचक पित्त हमारे यहाँ पर आता है, जठराग्नि में आता है, वहाँ से निकलता है तब आता है। तो इससे बाकी पित्त भी अपने हिसाब से काम करते हैं। अब वैद्य जी, मैं जैसे एक साधारण भाषा को ये बुक से पहले आपके मुख से जानना चाहेंगे, किसी व्यक्ति जो कहते हैं ना कि किसी का व्यक्ति का कफ पित्त बिगड़ता है, कफ और पित्त जो आपकी दोष होते हैं। हाँ, तो अगर किसी को कुछ समस्याओं के लिए जानना है तो अपने आप को वो कैसे जाने, मतलब एक आप वैद्य हैं कि नाड़ी को मतलब स्वयं कैसे देख ले अपनी को, या अपने कुछ बॉडी के लक्षण देखे कि भाई ये बीमारी आने वाली है, कुछ घरेलू नुस्खे आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है कि नाड़ी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 उंगलियाँ हमारे, उंगली देंगे आप अपना, ये सबसे पहले हम ये उंगली रखेंगे, ये वाली जी जी, और ये एक अंगूठा है ना, उसमें शास्त्रों में ग्रंथों में ये लिखा है कि अंगुल मुष्ट से एक अंगुल छोड़कर जी, तो आपके ये अंगुल मुष्ट जड़ ये है जी, तो यहाँ आप अंगुली रखेंगे। उसके बाद ये गुंडी है, ये गुंडी यहाँ पर जी, हड्डी से महसूस होती है आपको जी, ये पहले उंगली हम यहाँ रखेंगे जी, उसके बाद ये दूसरी यहाँ रखेंगे, तीसरी यहाँ रखेंगे। इसमें वात पित्त और कफ, तो इसके नीचे जो है अगर ज़्यादा फर्क रही तो वायु बढ़ी हुई है, और बीच में आई है या यहाँ आई है, ज़्यादा फर्क रही तो पित्त बढ़ी है, मतलब गर्मी है आपके अंदर, और इसमें जो है इसमें कफ बढ़ा हुआ है। तो कफ वाली ये जो नाड़ियाँ बड़ी जल्दी बहुत कम पहचानी जाती है, पकड़ में कम आती है, ये दोनों ज़्यादा आती हैं। तो जब पित्त बढ़ा होगा, पित्त शांत कर देंगे आप तो रोगी ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप उसी हिसाब से दवाई देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैद्य जी, इसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हैं, उसी में हमारी एक समस्या अक्सर होती है कि जो उल्टी आने की मैं कहा था कि सफ़र में कर रहे होते हैं, वो देखना बड़ी सामान्य है, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या है कि कोई व्यक्ति उसके पास बैठना नहीं चाहता, या सफ़र में उसको उतार भी दिया जाता कई बार सफ़र, या खुद के लिए भी एक बड़ी समस्या है। इसका मतलब सरलता से मैं कारण और एक इलाज जानना चाहता हूँ आयुर्वेद का। मैंने बताया कारण तो कई होते हैं, इसका इलाज साधारण इलाज बताया था और कारगर इलाज है। मोर के पंख की भस्म, चंदवा होता है, चंदवा जो बीच में होता है ना, जो चांदी के आकार का होता है, वो ले लीजिए और उसको आप तवे पर जला लीजिए, और बाज़ार में इसको आपको इसके भस्म मिल जाते हैं बैद्यनाथ की, वो आप 1 चुटकी या 1.5 चुटकी जैसे उसकी उम्र हो उस हिसाब से उसको दो, लेकिन सफ़र करने से 2 घंटे पहले शायद से दो आप, और 2 घंटे में 2 बार दे दो, 1-1 घंटे बाद, और उसके बाद आप सफ़र करोगे तो आपको उल्टी बिल्कुल नहीं होगी। सबसे बड़ा हुआ है। वह जी एक समस्या और होती है छोटी ही जो आम जन, क्या कई अक्सर कुछ लोगों को हिचकी आती रहती हैं, हाँ, और वो कोई समय नहीं देखती कब शुरू हो जाए, और इतनी जोर से होती है कि वो मतलब किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती हैं, इतनी समस्या बढ़ रही है। उसके बारे में मैंने किताब में भी लिखा, आपको बता रहा हूँ, घरेलू इलाज बता रहा हूँ, और बहुत ही कारगर है। मूली कद्दूकस कर लो, उसका रस निकाल लो, पौना कप या आधा कप वो रस ले लो, और आधा चम्मच पौना चम्मच चीनी मिला के उसको पिला दो। वो जो हिचकियाँ इंजेक्शन से नहीं रुक रही, वो पहली खुराक से रुक जाएंगी। अब वैद्य जी, हमारा जैसे कि विषय और चला था पित्त की थैली का, हाँ, आपने उसके कारण तो हमें बताए, हमारा उसका मेडिसिन रह गई है आज के दौर में आयुर्वेद के अनुसार, उसके लिए कोई उचित दवा? देखो ऐसा है कि वैसे तो दावा लोग बहुत करते हैं, आपने टीवी पर देखा, कई जगह यूट्यूब पर भी आता रहता है, लेकिन मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आयुर्वेद में भी लोग लूटने लग गए हैं। जी जी, आयुर्वेद चिकित्सा नहीं कर लूटने लग गए हैं, लेकिन अभी भी कई वैद्य हैं, कई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो वाकई काम कर रहे हैं इस दौर में, और उनका रिजल्ट भी मिल रहा है। जी जी, अभी आलोक जी से मैं मिला था, जी जी, तो आलोक जी ने बताया, जैसे उन्होंने बताया इस बारे में अटैक किट, पूरी किट देते हैं पित्त की थैली की, और इन्होंने कहा 30-32 mm की भी निकल गई है। जी जी, तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने अगर ऑपरेशन करवा लिया तो आपको गैस बनती रहेगी, भोजन हजम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, लोग कहते हैं बेकार है, निकाल दो, कोई अंग बेकार नहीं है हमारा। हमारे अगर 2 किडनी दी है ना, तो भगवान एक भी तो दे सकता था, उसने 2 दी है, तो उसके ज़रूरी है तभी दी है भगवान ने। तो यहाँ भी पित्त ये जो बना हुआ है, हमारे पित्त की थैली बनी है, तो वो हमारा काम करते हैं। जहाँ पित्त निकलता है, जब पित्त निकलना बंद होगा, जब आपका खाना कहाँ हजम होगा। तो आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि जो रोग को जड़ से ख़त्म कर देता है। इससे 32 mm की पित्त की थैली निकल गई, तो इससे और क्या चाहिए। आप लाखों रुपए आपके बच गया, आपका जीवन बच गया, तो मैं तो कहूँगा वो यूज़ करो आप। वैद्य जी, जैसे कि मैंने आपसे सुना है इस बुक के बारे में, मैं थोड़ा पढ़ने में आगे मेरी एक जिज्ञासा हुई कि आपसे एक एक बीमारी
और उसके जैसे आपने कहा ना 10-10 उपाय लिखे, उन पे हम चर्चा करेंगे जब आपसे दोबारा भेंट होगी। और क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको विस्तार से मतलब लाभ हो चुका है, और ये हमारी खाली किताब से ना रखे, लोगों के कहते हैं ना मौखिक, वो भी एक रट्टा लग जाए, मतलब भाई ये बीमारी है, इसके 10 नुस्खे हैं, आपको जो अच्छा जो सुविधा हो वही दवाई ले लो। आप आए और इस कार्यक्रम में आपने इतनी अद्भुत जानकारी ली, इसके लिए आपका आभार, आपको नमस्कार।